जय हिंद सभी को। आवाज क्लियर जा रहा है सबको? तो चलिए चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ बता देते हैं कि जैसे कि आज पहली बार हम लोग लाइव आए हैं जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन चैनल के माध्यम से, और आज हम लोग जो सफ़र शुरू किए हैं क्राउन बुक का जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करते हैं उसका आज 11वां दिन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज का टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना किसको बोलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते किसको हैं? तो ऐसी परियोजना जिसका बहुत सारा उद्देश्य होता है, ठीक है, बहुत सारे उद्देश्य के लिए जिसको स्थापित किया जाता है उसको बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिंचाई के लिए, बाढ़ नियंत्रित के लिए, मत्स्य पालन के लिए, ठीक है, हाँ, विद्युत उत्पादन के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, कोसी, हाँ, कोसी परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो भारत और नेपाल, भारत और नेपाल, ठीक है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, जानते ही होंगे, ठीक है। कोसी परियोजना किन नदी पर स्थित है? तो कोसी नदी पर। कौन नदी? कोसी नदी। तो आज का जो टॉपिक है ना, इसमें ज्यादातर आपको कॉमन मिलेगा कि जो परियोजना है, ठीक है, वही नदी पर ज्यादातर, मतलब मोस्टली उसी, ऑलमोस्ट उसी पे स्थित है। जैसे कि आपको ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर, ठीक है, कोसी परियोजना कोसी नदी पर, चंबल परियोजना चंबल नदी पर। लेकिन उसमें से कुछ अलग है, तो कुछ अलग है, उसको क्वेश्चन बना के आप लोग को पूछेंगे अभी, ठीक है। चलिए बताइए दूसरा क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल पर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है, ठीक है, जो सतलज नदी पर स्थित है। बता सकते हैं कौन सा राज्य में है? पंजाब में। कौन सा राज्य में? पंजाब में। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब में है। बताइए अगला क्वेश्चन, बुक्सा बांध परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? बताइए। पश्चिम बंगाल। लाइव वाले भी कमेंट में जवाब देंगे। बुक्सा बांध परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है, ठीक है। और इसको जो है बुक्सा बांध को 1992 में राष्ट्र पार्क का दर्जा मिला गया है, इसको दिया गया है, ठीक है। बताइए ओबरा, अगला क्वेश्चन, ओबरा बांध, ओबरा बांध किस नदी पर अवस्थित है? हाँ, ओबरा बांध, तो ये रिहंद नदी पर है। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है, ठीक है, ओबरा बांध रिहंद नदी पर। अगला क्वेश्चन, मैटूर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? मैटूर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, इसमें है तमिलनाडु। ये कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। अब अगला क्वेश्चन बताइए, छिबरो पनबिजली योजना, छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बता सकते हैं? बताइए। छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? घाघरा नदी पर। घाघरा नदी पर। किस नदी पर? घाघरा नदी पर। छिबरो परियोजना घाघरा नदी पर, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? 8 बांध बनाए गए। कितने? 8 बांध बनाए गए, ठीक है। और ये जो है टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना जो है टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है, ठीक है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, टेनेंसी घाटी परियोजना किस देश की परियोजना है? यूएसए, अमेरिका की है, ठीक है। आइए, ठीक है। तो टेनेंसी घाटी परियोजना किस देश की है? यूएसए की, अमेरिका की है, ठीक है। अब बताइए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, ठीक है, जो महानदी पर है, जो महानदी पर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गोविंद सागर झील किस राज्य में अवस्थित है? गोविंद सागर झील बताइए।
हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये सतलज नदी पर है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, जो कालपोंग नदी पर है। किस नदी पर? कालपोंग नदी पर। बताइए अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? पश्चिम बंगाल की है। हाँ, वेरी गुड, पश्चिम बंगाल की है। कौन सा है? सिद्रंगपोंग जल विद्युत, सिद्रंगपोंग जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जो दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। ये सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, जो 1897 में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पर स्थापित किया गया है? शिव समुद्रम कावेरी नदी के तट पर। किस नदी पर? कावेरी नदी के तट पर। ठीक है, और ये जो है ये दूसरा है, ये दूसरा पुराना, भारत का जो है दूसरा पुराना जल विद्युत परियोजना है, जो 1902 में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन। शारदा परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? शारदा परियोजना बताइए। भारत और नेपाल। वेरी गुड, कौन सा? भारत और नेपाल। ठीक, जो काली नदी पर स्थित है, काली नदी पर। ठीक, शारदा परियोजना काली नदी पर। अगला क्वेश्चन। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? चिनाब नदी। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। किरथई बांध और सवालकोट बांध परियोजना किस नदी पर है? किरथई बांध और सवालकोट बांध परियोजना किस नदी पर है? बताइए। चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ऐसी दो परियोजना का नाम बताइए जो भारत भूटान की संयुक्त परियोजना है। आइए बैठ जाइए इधर, थोड़ा सा साइड हो जाइए। हाँ, क्वेश्चन पूछते हैं फिर से। ठीक है, ऐसी दो परियोजना का नाम बताइए जो भारत भूटान की संयुक्त परियोजना है। बताना है तो संकोच परियोजना और ताला परियोजना। संकोच परियोजना और ताला परियोजना। संकोच परियोजना जो है संकोच नदी पर है और ताला परियोजना वांगचू नदी पर है। ताला परियोजना वांगचू नदी पर है। अगला क्वेश्चन। किस परियोजना को लेकर भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है? किस परियोजना को लेकर भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है? बताइए। तपाई मुख बांध परियोजना। कौन सा है? तिपाई मुख बांध परियोजना। ठीक है, और यह परियोजना मणिपुर के बराक नदी पर है। प्रस्तावित बांध है ये मणिपुर के बराक नदी में। बराकर नहीं, बराक नदी। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए। सिक्किम में। कौन सा? सिक्किम राज्य में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन। चूखा जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के साथ है? चूखा जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के साथ संयुक्त परियोजना है? भारत और भूटान। भारत और भूटान। ठीक है, भारत और भूटान के संयुक्त परियोजना है चूखा जल विद्युत परियोजना, जो वांगचू नदी पर है। अगला क्वेश्चन। शारदा परियोजना किन दो देशों की? अच्छा, इसको पूछ चुके हैं ना। अच्छा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। बगलिहार बांध परियोजना भारत और किस देश के मध्य विवादित परियोजना है? बताइए। बगलिहार बांध परियोजना भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। सबसे ज्यादा खोज करने वाला देश कौन है? पाकिस्तान है। इसलिए याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो किस नदी पर है बता सकते हैं? चिनाब नदी पर। ठीक है, जो चिनाब नदी पर स्थित है। अब कुछ क्वेश्चंस है जो फटाफट जिसका जवाब देना आप लोग को। ठीक है, रैपिड फायर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। बताइए। जैसे कि थीन बांध परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर। टिहरी बांध परियोजना भील गंगा और भागीरथी के संगम पर। हाँ, ठीक है, भील गंगा और भागीरथी। अगला क्वेश्चन। गांधी सागर बांध
किस राज्य में स्थित है गांधी सागर बांध? मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। वेरी गुड। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान। बताइए जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? जवाहर सागर बांध राजस्थान में, ठीक है। वेरी गुड। जवाहर सागर बांध राजस्थान में। बताइए कनाडा बांध के नाम से किसे जाना जाता है? मसांजोर भी बोलता है उसको, ठीक है। उसको मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत आता है, मयूराक्षी परियोजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, माही परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है? माही परियोजना, जमनालाल बजाज परियोजना, ठीक है। जमनालाल बजाज सागर, जमनालाल बजाज सागर। तो इसमें जितना था क्वेश्चन पढ़ाया जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है हिस्ट्री का रहेगा, जो नवल सर कराएंगे। आइए, इसमें हो गया प्राय कंप्लीट, हो गया है। और जो नहीं जुड़े उनको जोड़िए, ठीक है। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मौर्य साम्राज्य, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गुप्त साम्राज्य, ठीक है। कहा जाता है कि मौर्य काल के पतनोपरांत दीर्घ काल तक भारतवर्ष का एक शासन अंतर्गत नहीं आया, मतलब एक साथ जो शासन करता था वो नहीं आया। इसी कमी को दूर किया है कौन? गुप्त साम्राज्य, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, मतलब आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का शासनकाल लगभग 275 से 550 ईस्वी माना जाता है। अलग अलग बुक में अलग अलग डेट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग देखे हैं 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना गया है। श्री गुप्त को प्रभावती गुप्त ने पूना ताम्र पत्र अभिलेख में आदिराज कहा है, ठीक है। क्या कहा गया? आदिराज, ठीक है। गुप्त, अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक कौन थे? प्रसिद्ध शासक या शक्तिशाली शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक ना। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम ही था। गुप्त वंश का प्रवर्तक कौन थे? गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत 319 या 320 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 319 या 320 में प्रारंभ हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत को चलाया था, ठीक न। कब चलाया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत को चलाया गया था। कब? 319 या 320 में। वो एक प्रकार का कैलेंडर, हाँ, वही संवत जैसे शक संवत सब चलाए थे, ठीक। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। कहाँ के राजकुमारी? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, बिल्कुल सही। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार V.A. स्मिथ, जिसको कहते हैं वेंट सेंट स्मिथ, ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, कौन सा पुस्तक? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त का वर्णन किया है भारत का नेपोलियन, ठीक है। कौन सा बुक? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। किसने? V.A. स्मिथ, ठीक है। प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त थे। प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त थे, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। क्या चीज का उपाधि धारण की थी? कहा जाए कि अगर परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी तो क्या आंसर देंगे? ठीक है, समुद्रगुप्त। क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के विजय मतलब विषय के जानकारी हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक किसने लिखा है? हरिसेन में। जो किस भाषा में था? संस्कृत भाषा। किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय से निवृत्त होने पर अश्वमेध किया, यज्ञ करवाए थे? अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किस अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय निवृत्त होने पर अश्वमेध यज्ञ किया था? तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है, ठीक न।
कुछ अभिलेख, जैसे एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी वर्णित है। क्या वर्णित है? दत्त देवी। किसमें? एरन अभिलेख में। किसमें? किस अभिलेख में है? एरन अभिलेख में। ठीक है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज, को कविता लिखने पढ़ने में बहुत ही आनंद आता था, ठीक है, इसलिए उसे कविराज भी कहा गया। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया। किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्राक्रमांक की उपाधि भी धारण की थी, ठीक ना। किसने प्राक्रमांक की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? आप लोग भी कमेंट में आंसर बताइएगा ऑनलाइन पर। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय को सांची के अभिलेख में देवराज कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को सांची के अभिलेख में देवराज कहा गया है। वहीं प्रवरसेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। प्रवरसेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया। सांची के अभिलेख में देवराज और प्रवरसेन के अभिलेख में देवगुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसकी सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया? किसकी सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया? वकाटक की सहायता से। किसकी सहायता से? वकाटक की सहायता से। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। किससे किया था? रुद्रसेन किससे करवाया था, ठीक ना। और रुद्रसेन की मृत्यु हो जाने के बाद वहां का जो शासिका बनी यही प्रभावती बन गई, ठीक ना। और उसी के सहयोग से, उसी की सहायता से क्या किए ये? हाँ, शकों को पराजित करने में सफल रहे, ठीक ना। इस विजय के उपलक्ष्य में शकों को जो हराए, इस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। कौन से सिक्के चलवाए? चांदी के सिक्के चलवाए, ठीक ना। और इस विजय के बाद उसे सकारी कहा जाने लगा। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा जाने लगा। और उसे एक अच्छा, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बहुत अच्छा। किस अभिलेख के अनुसार, अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था? किस अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था? यह है उदयगिरी अभिलेख। किसमें है? उदयगिरी अभिलेख में, ठीक ना। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऐसे भी गुप्त साम्राज्य का राजधानी ही पाटलिपुत्र थी, लेकिन उसकी दूसरी राजधानी उज्जैन में स्थापित था। कहाँ था? उज्जैन में स्थापित था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा बौद्ध यात्री, मतलब चीनी बौद्ध यात्री भारत आया था? आया, ठीक है। कौन आया था? आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन से चीनी बौद्ध यात्री मतलब भारत आया था? आया भारत आया था। लगभग कब? 399 से 414 ईस्वी, ठीक ना। 319 से 414 ईस्वी में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ, मतलब वही उसी समय में वो भारत आया, मतलब यहाँ आया भी था। हाँ, जैसे 399 में वो भारत आए थे, वो 414 तक यहाँ रहे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था? कालिदास। बिल्कुल सही, कालिदास को। किसको भेजा था? कालिदास को, ठीक ना। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न मिलते हैं। कितने रत्न? 9 रत्न। तीन हम लोग पहले याद करते हैं, ठीक ना। कालिदास, अमर सिंह, शंकु। कालिदास, अमर सिंह, शंकु। कालिदास, अमर सिंह, शंकु। अगला 3 धनवंतरी, छपनक और बेताल भट्ट। धनवंतरी, छपनक और बेताल भट्ट। धनवंतरी, छपनक और बेताल भट्ट। अगला 3 घटकरपर और वारामयी और वररुचि। वररुचि, घटकरपर, वारामयी, ठीक ना। अगला पहले बताइए कौन कौन था? कालिदास, अमर सिंह, शंकु। अगला 3 धनवंतरी, छपनक, बेताल भट्ट, ठीक है। उसका 3 अगला
वर रुचि, घट प्रकट और वारामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मंदसौर अभिलेख से किस शासक का वर्णन मिलता है? मंदसौर अभिलेख से किस शासक का वर्णन मिलता है? कुमारगुप्त। किसका मिलता है? कुमारगुप्त। सबसे अधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिले हैं, सबसे अधिक अभिलेख कुमारगुप्त 18, लगभग कितना? 18। ठीक ना। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। शरदकालीन सूर्य किसको कहा गया? कुमारगुप्त को। कौन सा अभिलेख में? तो तुमुन अभिलेख में। कौन सा अभिलेख में? तुमुन अभिलेख में। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने। वहीं इसका नष्ट किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी। किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट करवा दिया था, लेकिन स्थापना किया था कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने भी कुछ उपाधियां धारण की थी, जैसे बता सकते हैं? हाँ, महेंद्रादित्य, बिल्कुल सही जवाब। अजित महेंद्र, महेंद्रादित्य, अजित महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधियां धारण की थी। किसने? कुमारगुप्त ने। कौन कौन की? महेंद्रादित्य, अजित महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र इत्यादि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण किस गुप्त सम्राट के शासन काल में हुआ था? बहुत अच्छा जवाब। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण किस गुप्त सम्राट के शासन काल में हुआ था? तो स्कंद गुप्त के शासन काल में। ठीक ना, जिसका वर्णन स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है। जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है। स्कंद गुप्त ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? स्कंद गुप्त ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो क्रमादित्य। क्रमादित्य की उपाधियां धारण की थी। किसने? स्कंद गुप्त ने। ठीक। स्कंद गुप्त के शासन काल में भी गिरनार के प्रशासक चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। हम लोग देखिए सुदर्शन झील के बारे में पहले पुष्यमित्र वैश्य, पुष्यगुप्त था ना, पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य ने उसका निर्माण करवाया। फिर जीर्णोद्धार कहाँ के हुआ था? चक्र इसके द्वारा के टाइम में भी एक बार जीर्णोद्धार हुआ। दूसरा जीर्णोद्धार करवाया था, उसके बाद तीसरा जीर्णोद्धार चक्रपालित द्वारा। चक्रपालित, इसका मतलब बोलेगा गुप्त काल में भी करवाया था, जैसे चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था। दूसरा करवाया था रुद्रदामन। दूसरा कौन करवाया था? रुद्रदामन ने जीर्णोद्धार करवाया था। तीसरा हो गया आपका चक्रपालित द्वारा। ठीक है, और किसके शासन काल में? तो स्कंद गुप्त के शासन काल में। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? ग्राम सभा। ग्राम सभा को गुप्त साम्राज्य में क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था पंचमंडली। पंचमंडली एवं या तो ग्राम जनपद बोल सकते हैं, ग्राम जनपद या पंचमंडली। किसको कहा जाता था? गुप्त साम्राज्य में ग्राम सभा को। ग्राम सभा को। गुप्त काल में कहां पर जैन सभाओं का आयोजन किया गया था? मथुरा और वल्लभी। मथुरा और वल्लभी में जैन सभा का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, गंगाधर अभिलेख में विष्णु को क्या कहा गया? हाँ, मधुसूदन। बहुत अच्छा, ठीक ना, मधुसूदन। गंगाधर के अभिलेख में विष्णु को क्या कहा गया था? मधुसूदन कहा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन के रूप में किसका चित्र पाया जाता है? गरुड़ का। बहुत अच्छा, कमेंट में आंसर भी दीजिएगा आप लोग। गरुड़ का, जो कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी था। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़। क्या था? गरुड़। गुप्त साम्राज्य में सती प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक ना, तो बताना है कि पहले सेनानी कौन थे जिसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को सती हो गई? ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक ना, ये है आपका गोपराज। वो सेनानी कौन थे? गोपराज, जिसके मृत्यु होने के बाद अपनी पत्नी को भी सती होनी पड़ी थी। ठीक ना, सती प्रथा का मतलब समझ रहे हैं? ठीक, बहुत अच्छा। ऑनलाइन वाला भी बोल दिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो। बोलते ना सर। अच्छा, सती प्रथा का मतलब जैसे कि अगर
किसी पत्नी का पति अगर मृत्यु हो जाए तो एक ही चिता पर दोनों को, पत्नी जिंदा भी है तब पर भी उनको जलाया जाता था, वही सती प्रथा, ठीक ना। तो इस मतलब सती प्रथा पर सबसे पहला कौन चढ़े थे, तो गोपराज की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी, ठीक ना। इसका उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। ये क्वेश्चन आया था कि सती प्रथा का जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पता चलता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा एक नजर देखते हैं शासक और उसकी उपाधियां, ठीक ना। श्री गुप्त को कौन कौन सी उपाधियां मिले थे, श्री गुप्त आदिराज, आदिराज महाराज, आदिराज और महाराज, किसको, श्री गुप्त को आदिराज और महाराज। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त पराक्रमंक, ठीक है, पराक्रमंक किसको, समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य विक्रमा किसको मिला था, चंद्रगुप्त द्वितीय को। कुमारगुप्त को क्या उपाधियां मिली थी, महेंद्रादित्य किसको मिला था, कुमारगुप्त, किसको मिला है, कुमारगुप्त। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त पराक्रमंक, चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजा धीराज, श्रीगुप्त आदिराज या महाराज, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा समुद्रगुप्त के पदाधिकारी के बारे में, ठीक है। गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता था, कुमारामात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़े अधिकारी को कुमारामात्य कहा जाता था। न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, न्यायाधीश को, हाँ, न्यायाधीश का काम क्या है, दंड देना, हाँ, तो महादंड नायक, ठीक ना। वही भूमि कर वसूलने वाला ध्रुवाधिकरण, वेरी गुड, ध्रुवाधिकरण क्या है, ध्रुवाधिकरण। अब हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पदाधिकारी को क्या कहा जाता था, ठीक ना। प्रांत का जो राज्यपाल होते थे उसे क्या कहा जाता था, प्रांत के राज्यपाल को, आप लोग भी बताइए, प्रांत के राज्यपाल को क्या कहा जाता था, ऊपरी, क्या कहा जाता था, ऊपरी। प्रांत के राज्यपाल को ऊपरी कहा जाता था। प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, कुमारामात्य, ठीक ना। प्रशासनिक अधिकारी को कुमारामात्य, और वहीं समुद्रगुप्त में कहा जाता था, गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़े अधिकारी को कुमारामात्य, ठीक ना। पुलिस विभाग के प्रधान को दंडपासी, हाँ, पुलिस विभाग के प्रधान को दंडपासी। वहीं सैन्य कोष के अधिकारी को बलाधिकारी, ठीक ना, बलाधिकारी, ठीक है। सैन्य कोष अधिकारी को हो गया बलाधिकृत होता था। सम्राट के वृद्धि होने पर सेना की अध्यक्षता कौन करता था, सम्राट के वृद्ध मतलब बूढ़ा हो जाने पर युवराज करते थे। सेना के अध्यक्ष को ही सम्राट कहा जाता था, सेना के अध्यक्ष को ही सम्राट कहा जाता था। तो आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के आर्थिक से पहले तक टॉपिक किए हैं। अगला टॉपिक हम लोग अभी कुछ देर में ही लिख रहे हैं। और आप लोग जो नए हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में जाइएगा, वहां आपको 10 बजे तक PDF मिल जाएगा, ठीक ना। और लाइव रोज आए, हम लोग रोज 7 बजे लगभग लाइव आ जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी शेयर करें, ठीक ना, ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे। मेहनत उतना ही करेंगे जितना उधर से भी जोश आएगा, हम लोग भी दिखाएंगे अपना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। बता देना आर्थिक जीवन से लेकर, लिखना नहीं है, बोलिए। अच्छा, बोलना। तो कल का टॉपिक है आर्थिक जीवन से लेकर गुप्तोत्तर काल तक, ठीक ना, हाँ, पूरा कंप्लीट। और भूगोल में है आपका खनिज संसाधन तथा ऊर्जा संसाधन पूरा। तो फिर से सुन लीजिएगा, आर्थिक जीवन से लेकर गुप्तोत्तर काल पूरा, और भूगोल में खनिज संसाधन तथा ऊर्जा संसाधन। और वैसे PDF हम डाल देंगे अभी, ठीक ना, कुछ देर में आप लोग को मिल जाएगा PDF। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जितना से जितना हो सके, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी दिक्कत हो। धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर।